जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जानेंगे परीक्षण 23 में कौन कौन से गणित हैं, उनका हल क्या है। इसके पहले हमने परीक्षण 1 से लेकर के 22 तक परीक्षण को अपलोड कर दिया है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के उनको देख लीजिए और आगे आने वाले परीक्षणों को आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, प्रश्न है कि 60, 90 और 150 का लघुत्तम है। देखिए, लघुत्तम समापवर्त आपको आ गया होगा अभी तक बनाना, फिर भी यदि आपको समस्या है तो ये इस प्रकार से इसका हल होगा। हम तब तक इसको जो है काटते रहेंगे, विभाजित करते रहेंगे अभाज्य संख्या से, जब तक कि नीचे में सबका गुणनखंड एक ना आ जाए। ठीक है, हम 2 से पहले देखेंगे तो 2 यानी 60 का आधा हो जाएगा 30, 90 का आधा हो जाएगा 45 और 150 का आधा हो जाएगा आपका 75। ठीक है, फिर 2 से हम काटेंगे इसको तो 30 का आधा 15 हो गया, 45 ये नहीं कटेगा क्योंकि इकाई में 5 है और 75 का भी इकाई में 5 है, तो ये 10 का 10 उतर जाएगा। फिर हम 3 से देखते हैं, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 4 में 3 गया बच गया 1, 3 पंचे 15 और यहाँ पर देखते हैं कि 3 दूनी होता है 6 और 7 में 6 गया बच गया 1, 3 पंचे 15। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें 3 में फिर से जाएगा ये 5, तो 10 का 10 उतर जाएगा, 5 दिया हो जाएगा 15 और ये 25, 10 का 10 ये उतर जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से हम करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 25 और फिर ये 5 से जाएगा 5 एकम 5। ये इस तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। क्या आ गया? 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 3 गुणित 5 गुणित 5। अब इसको हम गुणा कर लें, 5 पछे 25 और 25 तिया हो जाएगा 75 और 75 तिया हो जाएगा आपका 75 तिया कितना हो जाएगा? ये देखिए 5 तिया 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 सत्ते 21 और 1 हो जाएगा अब 22, 225, 225 और 225 दूनी हो जाएगा आपका 225 दूनी 25 25 का 50, ये 450 आ जाएगा और 450 दूनी हो जाएगा आपका 900। तो इस प्रकार से देखें तो 60, 90 और 150 का लघुत्तम समापवर्ती आ रहा है 900। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ये सही उत्तर है। ठीक है, कौन सा संबंध सही है, ये प्रश्न पूछा है, कौन सा संबंध सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा संबंध सही है। यहां पर देखिए हर विकल्प को हमको देखना पड़ेगा और यदि कोई विकल्प यदि सही संबंध बैठ जाता है तो फिर बाकी विकल्प को आप लोग देखते रहिए, हम यहां पर उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि 27/64 बराबर 3/8। 9 से हम कटाएंगे तो 9 तिया हो जाएगा 27। ठीक है, लेकिन 64 जो है 9 से कट नहीं रहा है, इसलिए पहला इस संबंध जो है सही नहीं है। दूसरा हम संबंध देखें तो 7/13, इसको जो है हम देख लेते हैं कि 13 जो है भाग देगा 7 को तो दशमलव लगेगा, तो जब जाकर के यहाँ पर हम एक शून्य लगा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि 13 पंचे हो जाएगा 65 और 70 में जब 65 घटेगा तो आ जाएगा 5, फिर एक शून्य लगा सकते हैं। फिर देखते हैं कि 13 तिया 39, 13 तिया 39, 50 में जब 39 कटेगा तो क्या आ जाएगा? इसका शेष आ जाएगा आपका 11। अब इतना ही फिलहाल किए रहते हैं कि दशमलव के 2 स्थानों तक इस प्रकार से 0.53। अब ये तो इसका मान हो गया कि 0.53 है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कि 6/11 का क्या होता है दशमलव में मान। 6/11 का मतलब 6 को जो है 11 भाग देगा तो दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर एक शून्य लगा सकते हैं, तो 11 पंचे हो जाएगा 55, 60 में 55 गया उत्तर आएगा 5, फिर एक हम शून्य लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 11 चौक हो जाएगा आपका 44, 55 में 44 जब घटेगा तो उत्तर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर भी हम यही मान के चलते हैं कि 0.45 जो है ये इतना ही लेकर के चल रहे हैं मान को, ये। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों में कौन सा बड़ा है। दोनों में तो बड़ा है 6/11। तो देखिए यहां पर 7/13 का जो हल आया था वो था 5/3 और 6/11 का आया है 5/4, तो उस हिसाब से बड़ा तो 6/11 ही है। तो ये जो बी ऑप्शन है यही इसका सही संबंध है। तो बाकी को आप देखते रहिए, है ना, वीडियो लंबा ना करते हुए है हम नेक्स्ट प्रश्न में आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 75,000 है, एक संख्या 120 है दूसरी होगी। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल 75,000 है
और एक संख्या क्या है 120 है, तो दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं एक, दोनों का गुणनफल कितना है 75,000। ठीक है, अब क्या करते हैं कि 120 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा 75,000 बट्टे हो जाएगा 120। अब इसको हम थोड़ा सा सरल कर ले, सरल करेंगे तो इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको कटा पाए। हम देखते हैं कि ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं कटा रहे हैं तो ये हो जाएगा सीधा, हम 12 का पहाड़ा पढ़ें, ठीक है, 12 एकम 12 और हो जाएगा 12, 12 छिक्का हो जाएगा 72, तो 75 में 72 घटेगा तो बच गया है 3, 3 जो है शून्य के सामने में जाएगा तो हो जाएगा 30, तो 12 दूनी हो जाएगा आपका 24 और 30 में 24 घटेगा तो बच जाएगा 6 और 6 इसके शून्य में आएगा तो हो जाएगा 60, तो फिर हो जाएगा 12 पंछे 60। कहने का मतलब यह है कि 625 जो है आ रहा है वो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, ए ऑप्शन 625 ये दूसरी संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है। अगला प्रश्न हम देखें, वो क्या है प्रश्न कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। यहां पर 18 तो भाज्य संख्या है, 49 भी भाज्य है, यहां पर 79 जो कि अभाज्य संख्या है, तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका सही उत्तर होगा 79, ये अभाज्य संख्या है। आपको 1 से 100 तक का अभाज्य संख्या कंपल्सरी याद करना है, 82 तो भाज्य है। ठीक है, तो ये सी उत्तर इसका 79 ये सही उत्तर है। 400 का 13 सही 1/2% क्या होगा। 400 का 13 सही 1/2% क्या होगा। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, 13 सही 1/2 को 2 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो गया, 26 और 1 हो जाएगा 27, तो 27/2% ये हुआ। ठीक है, अब 400 का बोल रहा है तो 400 गुणित 27/2%। नेक्स्ट लेवल में क्या करेंगे कि 400 गुणा 27/2 और साथ में प्रतिशत को भी हम क्या कर लेंगे 1/100 के रूप में लिख लेंगे। ठीक, अब उसके बाद हल कर रहे हैं, ये शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य, ये भी शून्य, 2 एकम 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4। फिर हम देखते हैं कि 27 दूनी कितना हो जाएगा, 27 दूनी हो जाएगा आपका 54। तो यहां पर हम देखें तो 400 का 13 सही 1/2% क्या होगा, सी ऑप्शन है 54, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक, अगला हम प्रश्न देख रहे हैं, वो कौन सा प्रश्न है कि 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि उनमें से 4 की औसत आयु 11.5 वर्ष हो तो 5वें लड़के की आयु बताइए। यहां पर आपको क्या करना है कि 5 लड़कों की औसत आयु पूछा है, तो 5 लड़कों की आयु का योग हम ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, 5 लड़कों का औसत आयु जैसे 12 है, तो 5 लड़के की आयु कितना हो जाएगा सबका योग, तो सीधा सीधा हम 12 से उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 पंचे हो जाएगा आपका 60। फिर उसके बाद देखते हैं कि 4 की औसत आयु 11.5 वर्ष है, तो 4 लड़के का जो औसत आयु है 11.5, उनकी आयु का योग कर लेंगे, तो 4 से हम क्या करेंगे उसको गुणा कर देंगे, तो ये 11.5 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसको हल करके, तो क्या होगा 4 पंचे हो जाएगा 20, हाथ में आया 2, 4 एकम 4 और ये 2 हो जाएगा 6 और फिर 4 एकम 4। दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए हम दशमलव को ऐसे जगह में लगाए हैं दशमलव कि उसके बाद एक अंक आए, तो 46 है, तो 46 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस 5वें लड़के की आयु ज्ञात करने के लिए जो 5 लड़कों का जो आयु का योग है उसमें हम 4 लड़के के आयु के योग को घटा देंगे, तो 60 में 46 जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यहां पर 10 में 6 गया तो 4 आ जाएगा, अब ये 5 बचा है, 5 में 4 गया तो 1 आ जाएगा, यानी 5वें लड़के की आयु क्या है 14 वर्ष है। यहां पर सी ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर होगा 14 वर्ष। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा 22 मीटर है, एक वर्ग की भुजा कितना है 22 मीटर। ठीक, इस वर्ग के चारों ओर बाहर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, एक वर्ग है, इसके बाहर कितना है 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है, कुछ इस तरीके से। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर आप देख रहे हो कि 2 वर्ग बन गए हैं, पहला वर्ग जो है अंदर में है, ठीक है, और दूसरा वर्ग जो है जो रास्ता सहित जो बना है वो एक बड़ा वर्ग बना है।
और हमको जो है किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस रास्ते का। तो क्या करेंगे, बड़े वर्ग में जब हम छोटे वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बच जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो वही करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका भुजा क्या है, भुजा है 22 मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाता है, भुजा का वर्ग यानी भुजा गुणित भुजा। तो 22 का वर्ग हो जाएगा 22 गुणित 22 यानी 484, 484 हो गया। अब ये तो हो गया आपका छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई 1 है, इधर भी 1 रहेगा इधर भी 1 रहेगा यानी 2 जुड़ जाएगा। तो जो बड़ा वर्ग है उसकी जो लंबाई क्या हो जाएगी, भुजा की लंबाई वो हो जाएगी 24। कैसे 24, इधर से 1 और ये 22 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 का वर्ग हो जाएगा। तो 24 का वर्ग क्या होगा, 24 का वर्ग होगा 576, 24 का वर्ग हो जाएगा 576। अब इस बड़े वर्ग में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, घटाते हैं तो 6 में 4 गया, बच गया 2, 7 में 8 गया, मतलब ये हो जाएगा एक हासिल, एक उधारी लेगा तो 17 में 8 गया तो ये हो जाएगा 9। अब ये एक दे दिया है तो ये 4 ही बचा है, तो 4 में 4 जाएगा तो 0। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 92 वर्ग मीटर होगा। तो ये यानी इसका सही उत्तर होगा 92 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 ग्राम 8 डेसीग्राम को मिलीग्राम में लिखो। यहां पर है ग्राम, कितना ग्राम है, 10 ग्राम, इसको मिलीग्राम में आपको चेंज करना है। तो 1 ग्राम बराबर हो जाएगा आपका 1000 मिलीग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम बराबर हो जाएगा 10 गुणित 1000 मिलीग्राम। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 और 1 2 3 4, 4 शून्य आपको लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 10,000 मिलीग्राम है। 8 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर कितना ग्राम कितना मिलीग्राम होगा, 1 डेसीग्राम बराबर हो जाएगा 100 मिलीग्राम। तो उस हिसाब से 8 डेसीग्राम बराबर हो जाएगा 800 मिलीग्राम, 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों को हम जोड़ देंगे, 10,000 मिलीग्राम और ये 800 मिलीग्राम को हम जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 ग्राम और 8 डेसीग्राम को मिलीग्राम में लिखो बोल रहा है, तो दोनों को हम जोड़ कर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 10,800 मिलीग्राम हो जाएगा इसका उत्तर। क्या ऑप्शन में है इस प्रकार से, जी हाँ, देखिए आप पहला ही ऑप्शन देखिए 10,800 मिलीग्राम, ये इसका सही आंसर होगा। आपको इस प्रकार से संबंध स्थापित करने का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला हम प्रश्न देखें, उससे पहले हम पूरा इरेज कर लेते हैं। एक साइकिल को 570 में बेचने पर 5% की हानि होती है। अब देखिए यहां पर साइकिल को बेचा जा रहा है, तो बेचने वाले के लिए वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या विक्रय मूल्य हो जाएगा, 570, और उसको हानि होती है 5% की हानि हो रही है विक्रेता के लिए। लेकिन क्रेता के लिए, जो क्रेता है, जो खरीदने वाला है, उसके लिए 570 क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। और वो क्या पा रहा है, उससे कितना रुपया पा जा रहा है, वो 95% में पा जा रहा है वो। ठीक है, तो मान लो उसका जो खरीदने का मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वो क्या है, 100 है। तो 100 का 95% क्या हो जाएगा आपका 570। हम ज्ञात कर रहे हैं क्रय मूल्य को पहले, और 100 मान ले रहे हैं हम क्रय मूल्य को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 100 गुणा 95% को हम 95/100 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 570। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 100 बराबर इधर 95/100 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 570 के साथ ये जा करके गुणा हो जाएगा 100 बटे ये हो जाएगा 95। अब इसको हम थोड़ा सा सरल कर लें, कितना सरल हो रहा है देखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 9 में 5 जाएगा तो आ जाएगा 4 हासिल, और वो 5 के सामने हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 9 45। उसी प्रकार से ये 5 एकम 5, फिर हम देखते हैं 5 एकम 5, 7 में 5 गया, बच गया 2, और ये हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक है, अब इसको हम कटा के देखते हैं तो 19 एकम 19, छिक्का हो जाएगा 114। अब ऊपर में आ गया आपका 6 गुणित 100, यानी 600 रुपया क्या है,
क्रय मूल्य है। ठीक है, 600 रुपया क्रय मूल्य है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? सीधा सीधा वो क्या करेगा, वो 105% में बेचेगा। तो 600 का 105% क्या हो जाएगा? 600 का 105% माने 600 गुणित 105 बटे हो जाएगा आपका 100। अब ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा। 105 गुणित 6 को हम हल करेंगे, 6 पंचे हो जाएगा 30, हाथ में आया 3 और फिर हो जाएगा 6 शून्य 0 और 3 का 3 और 6 हो जाएगा 6 कम 6, यानी 630 रुपया में जब वो बेचेगा ना तब उसको 5% की क्या होगी, लाभ उसको मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए डी ऑप्शन 630 रुपया, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 12/25 में कितना जोड़ने से 2 हो जाएगा? 12/25 में कितना जोड़ने पर, मान लो 1 से जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 1 को एक तरफ रखेंगे और 12/25 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, तो दो तरफ जाकर के ये ऋण 12/25 हो जाएगा। अब करेंगे क्या अगले स्टेप में? अगले स्टेप में होगा ये कि हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। तो नीचे का लघुत्तम हो जाएगा 25, 25 दूनी हो जाएगा 50, ऋण का ऋण और ये इधर 1 है समझिए, तो 12 एकम 12। ठीक है, और 50 में 12 जाएगा तो हो जाएगा 38, तो 38 बटे हो जाएगा 25। क्या ऑप्शन में 38/25 है? इसको हम देखते हैं। यहां पर देखिए बी ऑप्शन जो है 38/25 है, यही इसका सही उत्तर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है? अंकों का योग हम देखते हैं, जिसका अंकों का योग 9 का गुणज होगा वही 9 से विभाजित होगा। तो यहां पर हम इनको जोड़ेंगे तो ये तो 5 आएगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर हम ये देख रहे हैं कि 6 3 9 हो जाता है और ये 1 बच गया, ये भी नहीं होगा। हम यहां पर देख रहे हैं कि 7 8 आपका हो जाएगा 15, 15 7 हो जाएगा आपका 22 और 22 और 5 हो जाएगा आपका 27। तो ये 27 जो है 9 के पहाड़ा में आता है ना, 9 तिया 27। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये 7875 9 से विभाजित होगी। ठीक है, बाकी इसको भी हम जोड़ेंगे तो 9 से 9 का गुणज नहीं आएगा। 9 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 होगा, जो कि 9 के पहाड़ा में शामिल नहीं है। अगला हम प्रश्न देखें, 0.7 गुणा 0.06 गुणा 0.002 का मान होगा। कुछ समय के लिए दशमलव को नजरअंदाज किया जाए, फिर हम देखते हैं कि 6 दूनी हो जाएगा 12 या 2 छिक्का 12 और 12 सत्य हो जाएगा 84। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। तो यहां पर हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हम दशमलव लगाते हैं तो उत्तर आ जाएगा 0.0000084। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन। देखिए ये उत्तर है डी ऑप्शन। 0.4 बार शून्य आया है फिर 84। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। अगला हम प्रश्न देखें। प्रश्न क्या है कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 और 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 का लघुत्तम समावर्तीय है। यहां पर हम देखते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, फिर हम देखते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 का लघुत्तम समावर्तीय है। जो दोनों में है उसका एक ही लेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से दोनों का हम जो गुणनखंड देखें हम उनमें से एक ही चीज लेंगे और जो बच गया उसको भी शामिल कर लेंगे। तो क्या हो रहा, यहां से 1 2 ले लिए, यहां से 2 ले लिए, यहां से 2 ले लिए, यहां से 3 और ये 5 जो बचा है उसको भी ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है गुणनखंड को हम जब गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, 5 तिया हो जाएगा 15 और 15 दूनी हो जाएगा 30 और 30 दूनी हो जाएगा 60 और 60 दूनी हो जाएगा 120। तो 120 इसका सही उत्तर होता है। क्या 120 है यहाँ पर? जी हाँ, सी ऑप्शन देखिए 120 ये इसका सही उत्तर है। फिर अगला जो प्रश्न है वो लघुत्तम समावर्ती से ही है। वो क्या है कि 80 100 125 का लघुत्तम समावर्ती क्या है? 80 100 और 125 का लघुत्तम हम निकाल लेते हैं।
2 से जाएगा पहले, तो 2 चौक 8 और ये शून्य का शून्य, 2 पंचे 10 का और ये शून्य का शून्य, और फिर 125 को हम उतार लेते हैं। फिर हम 2 से देखेंगे, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, शून्य का शून्य, 2 दूनी 4 और 5 में 4 गया, बच गया 1, 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर ये 125 का 125, फिर ये 2 से जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और शून्य का शून्य, ये 25 का 25 और ये 125 का 25। फिर ये 2 से जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 25 का 25 और ये 125। फिर उसके बाद जो है ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 25 125 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 है ना, और ये हो जाएगा 5 पचे 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे हो जाएगा 25 और 25 पचे हो जाएगा आपका 125, 125 दूनी हो जाएगा 250 और 250 दूनी हो जाएगा 500 और 500 दूनी हो जाएगा 1000 और 1000 दूनी हो जाएगा 2000। तो 2000 इसका उत्तर आ रहा है। ए ऑप्शन देखिए, 2000 इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अगला हम प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है कि व्यंजक 3/2 ऋण 1 सही 1/4 धन 1/2 को हल करें। 3/2, फिर उसके बाद क्या है कि 1 सही 1/4, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 के रूप में हम लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न है, उसको विषम भिन्न में हमने लिख लिया। फिर उसके बाद 1/2 कर दिए। अब क्या करेंगे, नीचे वाले जितने भी संख्या हैं उनका हम लघुत्तम निकाल लेंगे। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, सबका लघुत्तम 4 आएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 और उस 2 का गुणा हम 3 के साथ कर देंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6। ऋण का हम ऋण लिख देंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक ही बार में कट जाएगा, इसलिए 5 एकम 5 हम लिखेंगे। फिर उस प्रकार से धन को देंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 जो है 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में कट रहा है उसके लिए 1 के साथ 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एकम या 1 दूनी 2 हो जाएगा। ये इस प्रकार से। फिर हम देख रहे हैं कि जो धनात्मक संख्या है उनको जोड़ देते हैं, तो 6 और 2 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 5 जो है घटेगा और ये इस प्रकार से /4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 में 5 जब घटेगा तो 3 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इसका सही उत्तर होगा 3/4। ये इस प्रकार से आपको इसको बना लेना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि 15 300 का कितने प्रतिशत है। 15 जो है 300 का कितना प्रतिशत है, 300 का कितना प्रतिशत है, 300 का मान लो वो 100% है, कितना 15। ये इस प्रकार से हम उल्टा लिख लेते हैं, है ना, व्यंजक के रूप में लिख लेते हैं। अब ये इसको हम हल कर लेंगे, 300 गुणित 100% यानी 100/100 बराबर 15। फिर हम देखते हैं इसको हल कर लेते हैं, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि इधर 3 को जो है हम पक्षांतर कर देंगे तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 15। इधर जो गुणा हुआ है इधर आकर के 3 भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो 100 बराबर हो जाएगा 5। तो क्या होगा 5% है। 100 बराबर क्या है 5, तो 5% है, तो बी ऑप्शन क्या होगा 5% इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपको हल करना है बच्चों। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास 2 25 पैसे के सिक्के हैं और 3 50 पैसे के सिक्के हैं और 4 रुपये के सिक्के हैं, उनके पास कुल कितने रुपये हैं। देखिए ये पहले चलता था 25 पैसा 50 पैसा, आजकल तो 1 रुपया शुरू हो रहा है। फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 2 सिक्के तो कुल कितना रुपया हो गया 25 पैसा गुणित 2, तो करोगे तो क्या हो जाएगा ये 50 पैसा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 3 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे का जो सिक्का है वो कितना है 3 ठो है, तो हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 150 पैसा हो गया। ठीक है, पहले हम पैसा पैसा को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 50 और 150 दोनों मिलकर के 200 पैसा हो गया। 200 पैसा को हम रुपया में हम यदि कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा 2 रुपया। ठीक है, और पहले से हमारे पास 4 रुपये के सिक्के हैं यानी 4 रुपया है, और इधर जो पैसा को जोड़ करके भी 2 रुपया बन रहा है, तो 4 2 हो जाएगा आपका 6, तो 6 रुपया होगा। तो यहां पर देखिए बी 6 रुपया इसका सही उत्तर होगा, 6.00 यानी 6 रुपया ही होगा। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखें कि कौन सा संबंध सही है, दूरी बराबर चाल भागित समय, नहीं, दूरी बराबर समय भागित चाल,
ये भी नहीं है। दूरी बराबर समय गुणित चाल, हाँ जी हाँ, ये सही संबंध है। आप सूत्र याद किए होंगे तो ये सूत्र आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और समय बराबर दूरी गुणित चाल ये नहीं है, ठीक है। ये सही संबंध क्या है, सी है, दूरी बराबर समय गुणित चाल। अगला प्रश्न है, कितने रुपए का 20% 250 होगा। मान लो कितने रुपए का है, उसको हम क्या मान लेते हैं कि 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा, 250 होगा। तो यहां पर 100 गुणित 20% को हम 20/100 के रूप में लिख सकते हैं और फिर ये 250 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या कि 100 को इधर रखते हैं और 20/100 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा। फिर हम इसको हल कर लें, ये शून्य कट गया आपका, ये शून्य कट गया। फिर ये देखते हैं कि 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। अब हम हल कर लेंगे 250 गुणा 5 को, तो 5 शून्यम 0, फिर 5 पछे 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 12। तो ये 1250 हो रहा है इसका उत्तर। तो देखिए ए ऑप्शन 1250 ये इसका सही उत्तर है। इस तरह से आपको बनाना है। फिर अंतिम प्रश्न है इस परीक्षण का, वो है कि साहित्य, गणित और भूगोल की पुस्तकों के दाम क्रमशः 18, फिर गणित का कितना है 15 रुपया 50 पैसा है, फिर भूगोल का कितना है 14 रुपया 50 पैसा है। तो उनके औसत दाम होंगे। औसत दाम निकालने के लिए हमको करना क्या रहेगा कि सभी इसका जो दाम है इसको जोड़ना पड़ेगा और 1 2 3 पुस्तक हैं तो 3 से हमको भाग देना रहेगा। ये तो हो गया। अब इसको हम करके देखते हैं। तो 18 और 15 रुपया 50 पैसा और साथ में है 14 रुपया 50 पैसा, इनको हमको जोड़ना है। 50 पैसा को हम जब जोड़ेंगे ना तो ये 1 रुपया बन जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर जोड़ करके ये 1 रुपया बन गया, ऊपर में हम पहुंचा दिए इसको। अब इकाई को हम जोड़ लेते हैं। 1 और 8 हो गया आपका 9 और 9 5 हो जाएगा 14 और 14 और 4 हो जाएगा 18 का 8 हाथ में आए 1 और 1 को इधर हम फिर से दहाई में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा 48। यानी आप देख रहे हो कि तीनों पुस्तकों का मूल्य 48 है, लेकिन हमको पूछा गया है यहां पर औसत दाम, तो हम इसको 3 से भाग दे देंगे। 48 को 3 से हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 एकम 3, 4 में 3 गया, बच गया 1, उतारेंगे 18 और फिर हम पढ़ते हैं 3 का पहाड़ा, 3 छिक्का हो जाता है 18। तो क्या हो जाएगा उत्तर, 16 रुपया। तो यहां पर है 16 रुपया। जी हाँ, देखिए डी ऑप्शन आप देखिए 16.00 रुपया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। आशा है आप लोगों को परीक्षण के सारे हल आपके समझ में आ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके लिख भेजिए और पूरा यदि वीडियो आप लोगों ने देखा है तो लाइक तो बनता ही है, चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट परीक्षण में।